हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डीएलएड और बीएड बीटीसी एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हमने इसके पहले वाली क्लास में हमने मुस्लिम टाइम में एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि भाई मुस्लिम टाइम में एजुकेशन कैसी थी, कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, कैसे कैसे स्थान पर शिक्षा दी जाती थी, गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसे रहा करते थे। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और साथ ही शिक्षा का किस तरीके से विकास हुआ और कैसे कैसे शिक्षा उस टाइम पे सफ़र करती रही। अब बात करें हम वैदिक पीरियड, जो उससे भी पहले था, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बाद में करवा रही हूँ, इसके लिए सॉरी भी। तो इस टॉपिक में क्या हम करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि वैदिक काल में भाई शिक्षा कैसी थी, शिक्षा का जो स्तर था, शिक्षा का जो तरीका था, वो वैदिक टाइम में कैसा था। तो सबसे पहले वैदिक काल सब लोग जानते हैं भाई, वेदों से शिक्षा की शुरुआत हुई है, जैसा कि कहा जाता है। तो यहाँ पे जब वैदिक काल में शिक्षा हिंदूज को दी जाती थी, तो इसमें क्या हुआ करता था कि इसमें एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, शांत वातावरण में, प्रकृति के रमणीय वातावरण में इस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा किस तरीके से दी जाती, कोई बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती थी इन्हें। शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी भाई, शिक्षा ऐसी रहती थी जो इनको जीवन जीने योग्य बनाए। संस्कार और नैतिकता, और कह सकते हैं हम लोग कि भाई जन सेवा, दूसरों की भलाई करना, ये सब शिक्षा का उद्देश्य रहा करता था उस टाइम पे। तो देखते हैं वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर आत्मीय तथा अनुकरणीय संबंध रहते थे। भाई बहुत ही आपस में, आज के टाइम में आप देखते हो कि भाई टीचर कई बार इतना इरिटेट बच्चे से हो जाता है, और बच्चा भी टीचर से कभी कभी ऐसी हिंसक घटनाएं कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिल जाती हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं बच्चे शिक्षित होकर भी सम्मान करना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं भूल गए अपने संस्कार। तो पहले की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था भाई बच्चे संस्कारी हों। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के साथ पुत्रवत भावना से व्यवहार करते थे। अगर बात करें हम टीचर और स्टूडेंट के बीच व्यवहार कैसा रहता था, तो भाई पिता पुत्र का व्यवहार रहता था, और शिष्य भी गुरुओं को पिता तुल्य मानते थे। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, समर्पण और श्रद्धा का यह वातावरण तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के महत्व को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें क्या प्रेम भाव, एक दूसरे से स्नेह, आत्मीयता की भावना, एक दूसरे को अपने परिवार की तरह समझना, त्याग, समर्पण, ये सभी चीज़ें। आपने सुना होगा एक शिष्य थे भाई, वो अपने गुरु के क्या कहते हैं सम्मान में, जब बारिश हो रही थी तो पुल, वो उसमें पानी भर रहा था, बगीचे में, बाग बगीचे में पानी भर रहा था, तो वो खुद ही जाके लेट गए थे। तो इस तरीके की आप कभी सुना करते होंगे प्राचीन टाइम में। तो गुरु और शिष्य के बीच में क्या रहा करता था, एक ऐसी संबंध रहा करता था जो कहीं ना कहीं उन्हें कह सकते हैं कि उनमें संस्कार डेवलप होते थे। उस टाइम त्याग की भावना पैदा होती थी। तो वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। बात करें अगर पढ़ाई के लिए, तो गुरुकुल रहा करते थे वैदिक काल में, और जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की जाती थी, वो कई बार गुरु भी करता था, और कई बार शिष्यों के पास भी अगर कोई जगह पड़ी है इस तरीके की जहाँ पे शिक्षा बैठकर विधिवत ली जा सकती है, तो वो भी वहाँ पे उन चीज़ों को अरेंज करता था। यह व्यवस्था गुरुकुल के सभी कार्यों को बारी बारी से करने होते थे। ये व्यवस्था, या फिर बात करें हम, ये व्यवस्था कोई भी कर सकता था, कोई भी शिष्य इस तरीके की व्यवस्था करता था, बारी बारी से भी कर सकते थे। एक कुछ टाइम इधर पे पढ़ाया अच्छी जगह, या फिर किसी और की जगह अच्छी मिल गई तो वहाँ पे पढ़ाया, इस तरीके से सब चलता रहता था। शिष्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था। जैसे भी आप देख रहे हो कि भाई वर्ण व्यवस्था चल रही है, देखा हमने वैदिक काल के बाद वर्ण व्यवस्था आ गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, सभी को शिक्षा का भाई प्रावधान था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों को व्यक्त करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों के एक दूसरे के प्रति दायित्व, कर्तव्य को, अगर हम बात करें कि ये सब पूरा सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, इसके लिए क्या हुआ करता था भाई, गुरुओं की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व रहा करते थे, और जो बच्चे रहते थे उनके भी कुछ ड्यूटीज यानी कर्तव्य रहा करते थे, ताकि सब सिस्टमेटिक चलता रहे। वैदिक काल में गुरु के शिष्यों के प्रति दायित्व, अब देखते हैं हम क्या दायित्व रहा करते थे, कैसे कैसे बच्चे टीचर के आज्ञा पालन किया करते थे।
तो बात करें हम यहाँ पे शिष्यों के आवास, रहने, उनके भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था, ये सब भाई कौन करता था? टीचर करते थे। शिष्यों के आवास की, भोजन की, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखें कि शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल, भाई बच्चा कोई बीमार हो रहा है तो चिकित्सा सुविधाएं भी कहीं ना कहीं टीचर अरेंज करता था। अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था, ये सब टीचर करता था। दूसरी चीज, शिष्यों की भाषा, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना। ऐसा नहीं है कि हमने तो पढ़ा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस है जो उसको यहाँ पे भाषा पर, धर्म पर और नीति शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था अनिवार्य रूप से। चौथा पॉइंट देखते हैं, शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार वैदिक काल अथवा वर्णानुसार उत्तर वैदिक काल विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा दी। वर्ण व्यवस्था वहाँ पे भी चलती थी भाई। वर्ण के अनुसार, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो उसे वेद अध्ययन अध्यापन की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय है तो भाई उसे युद्ध कला में निपुण किया जाता था। और बात करें हम वैश्य, तो वो भाई व्यापारी लोग वर्ण के लोग बाग रहा करते थे। और शूद्र की अगर हम बात करें तो वो सबकी सहायता करते थे, हेल्पर रहा करते थे, छोटे मोटे काम उनको दिए जाते थे। तो ये एक बात हुई कि यहाँ पे सबको योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती थी कि भाई उनको आगे चल के ये काम करना है तो उनको इस तरीके की शिक्षा देकर ट्रेंड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या ड्यूटीज रहा करती थी। शिष्यों को सह आचरण की, भाई आचरण अच्छा हो। आज के टाइम में कई लोग हैं जो कितनी भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन गालियाँ बकते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, गंदे थॉट्स रखते हैं। तो ये सब चरित्र निर्माण जिसको हम कहते हैं, भाई चरित्र निर्माण पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, है ना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे, शिष्यों को उनके योग्य कर्मों के प्रति उन्मुख, भाई उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, चाहे हम कहें गृहस्थ जीवन की, चाहे हम कहें उनके विद्यार्जन करने के समय की, तो उनके जो कर्तव्य हैं उनके लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था कि भाई कर्म सबसे कर्म प्रधान है, कर्म आपके जो कर्तव्य हैं वो आपको उसके लिए प्रेरित किया जाता था कि भाई सीखें। शिष्यों का सर्वांगीण विकास की भी बात यहाँ पे की जाती थी, यानी सर्वोन्मुखी विकास, पूरी तरह से विकास हो। बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करके निकले तो वो अपने, कह सकते हैं हम, गृहस्थाश्रम में अगर प्रवेश कर रहा है तो वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाए। शिक्षा पूरी करने के उपरांत शिष्यों को गृहस्थ जीवन है, वही बात मैंने आपको बताई कि भाई शिक्षा अध्ययन शिक्षण मतलब कह सकते हैं हम कि भाई अध्ययन करने के पश्चात शिक्षक क्या हो, गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करे तो वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाए और ऐसी उसे आज्ञा दी जाती है कि भाई अब जाओ, तुम्हारी विद्या अर्जन खत्म हुआ, अब तो अपने गृहस्थ जीवन में को एक्सेप्ट करो भाई। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें वैदिक कालीन एजुकेशन की, तो वैदिक काल में गुरुओं के प्रति शिष्यों, भाई गुरुओं के प्रति शिष्यों की देखते हैं। अभी हमने देखा भाई शिष्य कैसे, मतलब शिष्यों के लिए टीचर्स लोग क्या किया करते थे। अब हम देखेंगे टीचर्स के लिए बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई टीचर को कैसे अपने ट्रीट करें। तो वैदिक काल में जिस प्रकार अगर टीचर की शिष्यों के प्रति दायित्व होते थे, उसी प्रकार कुछ दायित्व बच्चों के भी अपने शिक्षक के प्रति होते थे। तो नित्य प्रति गुरुकुल की साफ सफाई करना, बात करें पूर्ण व्यवस्था करना, गुरुगृह की सफाई करना जहाँ पे भाई टीचर रहते हैं, है ना, गुरु के स्नान पूजा पाठ इत्यादि की नित्य प्रति की व्यवस्था करना, ये सब काम रहा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या रहा करता था। गुरुकुल में अगर हम बात करें, यहाँ पे गुरु और गुरुकुल वासियों, आपको यहाँ का नहीं देखना है, ये दूसरा पेज है, ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है। यहाँ का गुरु और गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना, ये सब भाई भिक्षा मांगने का कार्य शिक्षार्थी किया करते थे, एकत्रित करके भोजन लाया करते थे जिसको गुरु भी ग्रहण करता था। रात्रि में विश्राम इत्यादि की व्यवस्था करना, ये भाई बच्चों के काम थे। गुरु के सोने से पूर्व आवश्यकता अनुसार उनके पैर भी दबाना। आपने सुना होगा कि भाई जो कृष्ण के गुरु थे संदीपनी, और जो वहाँ पे रहा करती थी कृष्ण भगवान जब विद्या अर्जन के लिए जाया करते थे तो वो भी क्या करते थे, लकड़ी बीन कर लाया करते थे। आपने सुना होगा कि भाई सुदामा और कृष्ण की कहानी, लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाया करते थे, है ना। तो ये सब शिक्षा यही सब शिक्षा रहा करती थी। गुरु के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन, भाई जो टीचर ने भाई ड्यूटीज बताई उनका पालन करना, ना नहीं करना, गुरु माता और गुरु को माता पिता तुल्य मानना, ये सब उनके कर्तव्य रहा करते थे बच्चों के उस टाइम में, शिक्षार्थियों के। शिक्षा पूरी होने के उपरांत सामर्थ्य और सिद्धानुसार दक्षिणा अर्पण करना, जो आप दे सकते हो गुरु को गिफ्ट स्वरूप दक्षिणा। जैसे भाई एकलव्य हुआ करते थे जिन्होंने अपनी उंगली काट के दे दी थी, है ना, तो इस तरीके की बात हुआ करती थी। गुरुकुल से जाने के बाद भी गुरु के प्रति आदर का भाव रखना, ये नहीं है आज के टाइम में क्या होता, टीचर कई बार आपने देखा होगा कि भाई पढ़ने के बाद बच्चे टीचर को देख लेते तो इग्नोर भी कर देते, कई बार ये भी भूल जाते कि इस टीचर ने हमें सिखाया और इसने हमें पढ़ाया, इससे हमने क्या सीखा,
इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। तो पहले भाई विद्यार्जन करने के पश्चात भी गुरु के प्रति आदर सम्मान की भावना रहा करती थी और बाद में भी उनके बताए मार्गदर्शनों पर चलते थे बच्चे। आजकल तो भूल ही जाते हैं कि किस टीचर ने हमें पढ़ाया, ये भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं वैदिक कालीन एजुकेशन की विशेषताएं क्या रही हैं। तो अगर हम विशेषताओं की यहाँ पर बात करें तो ज्ञान शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ज्ञान को इन्होंने शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ज्ञान और शिक्षा, एजुकेशन को भाई मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने क्या किया है? बताया है। एजुकेशन को क्या बताया? मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है। शिक्षा, ज्ञान और वह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। इन्होंने कहा भाई एजुकेशन है जो वो तीसरा नेत्र है। शिक्षा के द्वारा समस्त मानव जीवन का विकास संभव है। विद्या माता की तरह रक्षा करती है और पिता की तरह सद्मार्ग का पालन करती है। इन्होंने जो वैदिक कालीन एजुकेशन थी उसमें क्या बताया गया कि भाई जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो तीसरा नेत्र है मनुष्य का। और बात करें हम विद्या जो है, ज्ञान है जो वह माता की तरह रक्षा करती है और पिता की तरह सद्मार्ग भी दिखाती है। तो माता पिता दोनों ही क्या है? हमारी विद्या है, ज्ञान है। और पत्नी की तरह सुख भी देती है, ऐसा इन्होंने बोला है। नेक्स्ट चीज, संस्कृत में भी कहा है मातेव रहित पितेव हिते नियुक्ते कंतेव चपि रमणंत्र पत्नीम स्वेदम। कहने का मतलब ये है कि भाई माता की तरह रक्षा करती है विद्या, पिता की तरह सद्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है और पत्नी के समान सुख भी देती है। अब दूसरा पॉइंट क्या भाई विशेषता है इसकी? शिक्षा के उद्देश्य। उस टाइम पे उद्देश्य क्या रहा करते थे? ईश्वर भक्ति। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि भाई MCA कर लो तुम्हें टेक्नोलॉजी में जॉब मिल जाएगी, BCom कर लो तुम बैंक में लग जाओगे, ऐसा नहीं था। साइंस साइड से पढ़ लो साइंटिस्ट बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। ईश्वर भक्ति के लिए शिक्षा देना, ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की पहचान, धर्म को पहचानो, चरित्र निर्माण, दूसरों को क्या करना? सम्मान देना, आदर देना, अपने समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, व्यक्तित्व का विकास करना, भाई सर्वांगीण विकास करना, एक इंसान की तरह आपका निर्माण करना ताकि आप पशु से भिन्न दिखाई दो, है ना। नागरिक भी बन पाओ आप एक अच्छे, संस्कृति का संरक्षण भी कर पाओ, प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य रहा करते थे। तो बात करें हम शिक्षा के उद्देश्य ये रहा करते थे। इस उक्ति के संदर्भ में हम प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को जनजीवन में व्याप्त देखते हैं। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को जनजीवन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो शिक्षा रहा करती थी वो क्या उस टाइम की समाज की आवश्यकता के अनुसार रहा करती थी, है ना। नेक्स्ट चीज देखते हैं, शिक्षा हमेशा समाज की आवश्यकता के अनुसार ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण, जैसे मैंने बताया, अनुशासन में रहना, आंतरिक अनुशासन, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सभी तरीके से सर्वांगीण विकास करना, जैसे गांधी भी कहते हैं अपनी बेसिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के माध्यम से आंतरिक जगत का विकास करना। भाई अपने आप में भी एक भगवान ईश्वर निवास करता है, अपने भी कुछ नियम होते हैं, अपने भी कुछ अनुशासन होते हैं, अपने भी कुछ गुण होते हैं जो जिनका भी क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। वैदिक साहित्य कर्मकांड की, भाई वैदिक कालीन वेद की कर्मकांड की शिक्षा, और कहते हैं यज्ञ वगैरह की शिक्षा, आध्यात्मिक, जो अध्यात्म यानी कि जो ईश्वर से जोड़े आपको, सांस्कृतिक निधि, हमारी जो परंपराएं हिंदू धर्म में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा, इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी, कह सकते हैं हम, है ना। प्रणाली कैसी रहा करती थी ये देख लेते हैं। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली रहा करती, सभी जानते हैं वृक्ष के नीचे प्रकृति के रमणीय वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्र माता पिता से अलग होकर गुरु के घर पर ही जाते थे, कोई स्कूल नहीं था उस टाइम पे, गुरु के घर पे जाके भाई शिक्षा लेने के लिए छात्र जाते थे, वहीं पे रहते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और वहाँ पे विद्यार्जन करते थे, शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति कहलाती, इसी को भाई गुरुकुल पद्धति कहते हैं, है ना, कि गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करना। अब इसकी एक विशेषता है उपनयन संस्कार, जैसे मैंने इस्लामिक पीरियड में बताया था आपको, क्या करवाते थे वो लोग, मतलब शिक्षा शुरू करने से पहले एक संस्कार करवाते थे, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो इसी तरीके से वैदिक एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उपनयन संस्कार करवाया जाता है यहाँ पे। उपनयन संस्कार में शिक्षा का आरंभ होता है, मतलब शिक्षा, बच्चा घर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता है वैदिक काल में। और बात करें हम बौद्ध धर्म में, अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले बालक जाएगा तो उसका पवज्जा संस्कार होता है।
यह संस्कार शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करने का सूचक है, यानी अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, शिक्षा अध्ययन करने के लायक हो गया। इस उपनयन का अर्थ है छात्र को गुरु के समीप ले जाना। इस वर्ड का मतलब है, उपनयन वर्ड का मतलब है गुरु के समीप ले जाना। और बाद में संस्कार केवल द्विजों के लिए ही रह गया है, बाद में यह संस्कार केवल द्विजों के लिए, ठीक है। तो ये बात छोड़ो, गुरु के समीप ले जाना, सीधी बात इसका मतलब ये रहा है, ठीक है। और ये संस्कार के बाद बच्चा अपनी शिक्षा शुरू कर सकता है, बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लें इसको। नेक्स्ट क्या विशेषता रही, ब्रह्मचर्य की बात रखी गई है। ब्रह्मचर्य यानी कि मदिरापान नहीं करना, जिसको हम लोग आज वर्तमान काल में वही हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलना, ईमानदारी दिखाना, ये सब चीज़ें ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रत्येक छात्र को जीवन के विशिष्ट मार्ग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। आचरण की शुद्धता, गंदा आचरण ना हो आपका, सात्विक हो, सात्विक यानी कि तामसिक भोजन ना करे, राक्षसी भोजन, प्याज लहसुन मांस मंडरा अंडा ये सब का सेवन ना करे, सात्विक हो, है ना, तो ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। अविवाहित छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश, विवाहित ना हो भाई, कहने का मतलब भोग उस टाइप की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो अविवाहित छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, गुरु सेवा क्या रहती थी, ये विशेषता भी रहती थी गुरु सेवा। प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहते हुए गुरु की सेवा अनिवार्य है। आज के टाइम में तो टीचर की कोई वैल्यू भी इतनी कम हो गई कि क्या बताएं। शिक्षकों की नज़र में, शिक्षार्थियों की नज़र में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप था। अभी क्या होता भाई, बच्चे क्लास में रहेंगे तो यस मैम करेंगे, क्लास से निकलने के बाद टीचर के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, कठोर दंड का प्रावधान था। अगर बच्चा ऐसा करता है, टीचर की बात का उल्लंघन करता है, अगेंस्ट जाता है, तो उसको दंड दिया जाता था। भिक्षावृत्ति चलती थी, सभी को पता है भाई। जो अपनी इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, उन सब की व्यवस्था या फिर गुरु के रहने की, खाने की, बच्चे के शिक्षार्थियों के रहने की, खाने की सब व्यवस्था किस पर डिपेंड थी, या तो ये किसी की दान दक्षिणा पर या फिर भिक्षावृत्ति पर, इन सब पे सब डिपेंड रहता था, या फिर कोई गिफ्ट दे दे, दान दे दे, उस पर डिपेंड था। तो भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवन निर्वाह किया जाता था। उस समय भिक्षावृत्ति को बुरा नहीं समझा जाता था। आज के टाइम में तो अगर कोई मांग ले तो उसे बुरी नज़र से देखा जाता। प्रत्येक गृहस्थ छात्र को भिक्षा अवश्य देता था, मतलब जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके वो लोग छात्रों को भिक्षा देते थे, क्योंकि कभी वो भी गुरुकुल में रहा करते थे, वो भी भिक्षा मांगते थे, है ना। उन्होंने भी शिक्षा ली होगी, तब वो भी गुरुकुल में रहा करते होंगे और शिक्षा भिक्षा मांगा करते होंगे। तो इसलिए वो अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, और जो अभी अध्ययन कर रहे हैं तो उनके लिए वो भिक्षा जरूर देते थे, क्योंकि ये जानता था कि उसका पुत्र भी कभी भिक्षा मांग रहा होगा। वही बात निकल करके आई कि जब हर व्यक्ति इसलिए दिया करता था भिक्षा, क्योंकि हर किसी के बच्चे को पढ़ने जाना है और सभी के लिए ये अनिवार्य है और सभी के लिए होगा ऐसा। व्यवहारिकता देखें, एक पॉइंट है व्यवहारिकता। उस समय शिक्षा में जीवन की आवश्यक क्रियाएं थी भाई, जैसे कि मान लीजिए गौ पालन करना, तो बच्चा इसमें क्या करेगा भाई, गैयों को पालेगा, पशुओं का सम्मान करेगा, पशुओं को महत्व देगा, उनके प्रति संवेदनशील रहेगा, कृषि शास्त्र आदि ये सब शिक्षा मतलब व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यक्ति के लिए शिक्षा। वैदिक युग में गुरु प्रत्येक छात्र का विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। भाई वो चाहता था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए वो प्रयास करता रहता था। उन्हें कोई लालच नहीं था कि भाई हमारी तो सैलरी आ रही है, हमें मतलब नहीं है, लालची नहीं था उनके मन में कोई, ना कोई कपट था, इस तरीके की शिक्षा नहीं थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अवधि देखें अब कैसी रहती थी इस शिक्षा की। गुरुकुल में शिक्षा की अवधि 24 वर्ष की आयु तक होती थी। अगर हम बात करें कि शिक्षा अध्ययन की आयु कितनी रहती थी, अध्ययन की आयु रहती थी 24 वर्ष तक, जिसको हम लोग कहते हैं भाई पढ़ने की आयु कितनी रहती थी, 24 वर्ष रहती थी। 25वें वर्ष से शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर, ये नियम था कि भाई 25वें वर्ष से बच्चा शिक्षा अपनी पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, जैसे 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले स्नातक कहलाते थे। जो बच्चे 24 वर्ष तक अध्ययन कर रहे हैं तो वो बसु कहलाते थे। 36 वर्ष तक अगर अध्ययन कर रहा है तो रुद्र कहलाएगा। 48 वर्ष तक अध्ययन कर रहा है तो वो आदित्य कहलाएगा। 48 आदित्य, 36 रुद्र, 24 वर्ष तक अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो बसु, और 12 वर्ष तक वाला ग्रेजुएट कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट चीज़, प्राचीन काल में मौखिक रूप से शिक्षण किया जाता।
बात करें अगर वहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, वहाँ पे कोई आपका पेन पेंसिलें वर्कशीट दुनियादारी की चीज़ें जो आज चल गई हैं, डिजिटल चल गया है, वो सब कुछ नहीं था। मौखिक रूप से लेक्चर मेथड यूज़ होता था, चॉक एंड टॉक मेथड जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, वो यूज़ हुआ करता था कि भाई गुरु ने ज्ञान मौखिक रूप से दे दिया, बच्चों ने आत्मसात कर लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया और व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग भी करने लग गया। उसका प्रमुख कारण था लेखन कला व मुद्रण कला का अभाव। बात समझ में आई कि उस टाइम पे कोई बुक्स नहीं थी, कोई सिलेबस नहीं था, कोई आपका मुद्रित पत्रिकाएं नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी, कोई पेन पेंसिलें, इस तरीके की चीज़ों का अभाव था। इसलिए बच्चे मौखिक रूप से टीचर पढ़ाया करता था और बच्चे आत्मसात कर लेते थे और उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उतार लेते थे। उस समय मौखिक रूप से अध्ययन आवश्यक निर्देश देते थे। तो ये एक बात हुई। छात्र पाठ को कंठस्थ करता था, भाई सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई कंठस्थ कर लेता था, दिमाग में ही लिख लेता था, रट लेता था, दिमाग में मेमोराइज कर लेता था। अपना पाठ तब पढ़ाया जाता था जबकि पहला पाठ है, तो ये पहला पाठ लर्न हो जाए फिर टीचर दूसरा पाठ पढ़ाता था। तो ये कुछ विशेषताएं थी। कुछ और भी विशेषताएं जैसे कि कंठस्थ करने के पश्चात छात्र उस पर मनन करता था, भाई रट लिया उसके बाद मनन करेगा। उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता कि प्रोनाउंसिएशन सही हो, वाद विवाद की शिक्षा प्रक्रिया प्रणाली का एक भाग था। डिबेट भी करवाई जाती थी आपस में ताकि उनका तार्किक विकास हो पाए। नेक्स्ट चीज देखते हैं, पाठ्यक्रम कैसा रहा करता था आपकी वैदिक युग में। तो वैदिक युग में अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में परा और अपरा दो टाइप का पाठ्यक्रम, याद रखें आप शब्द परा और अपरा। परा यानी परलोक, परा और अपरा आध्यात्मिक सांसारिक, परा यानी परलोक और अपरा यानी इसी लोक की बात करें, है ना, परलोक की कहते नहीं है। तो दो टाइप के रहते, आध्यात्मिक और सांसारिक। सांसारिक यानी जो इसी संसार में रहकर हम सुख प्राप्ति की अगर लालसा कर रहे हैं, इसी संसार की जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं या फिर जो हमारी फिजिकल नीड है, इन सब चीज़ों को सांसारिक कहते हैं। और बात करें आध्यात्म की, तो जो परलोक से जुड़ी है, जो आपके दूसरे जन्म से जुड़ी हुई हैं, पूजा पाठ हुआ आपका, सदविचार हुआ, चरित्र अच्छा होना आपका, किसी का बुरा ना करना, ये सब चीज़ें आपकी अध्यात्म के अंतर्गत आ जाती हैं। विद्या वेद वैदिक कल्याण कालप्राशी दैव विद्या ब्राह्मण विद्या भूत विद्या नक्षत्र विद्या तर्क दर्शन निधि आचार छात्र विद्या आदि रखे जाते थे। तो बात करें परा अपरा शिक्षा में ये रखा जाता था, पूरी दोनों शिक्षाओं में ये सब सब्जेक्ट थे। परा के अंतर्गत साहित्य, परलोक यानी साहित्य, वेद वेदांग उपनिषद धर्म नीति आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इसके अतिरिक्त राजनीति, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र, कृषि, गौशाला, आयुर्वेद, शिल्प कला, चिकित्सा, ललित कलाएं भी पाठ्यक्रम का भाग थी। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब देखते हैं टीचर के बीच में और शिक्षार्थी के बीच में कैसा संबंध रहा करता था। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई गुरु और शिष्य के बीच में संबंध रहता था वो पिता और पुत्र जैसा रहता था। उस युग में गुरु की सेवा तन मन धन से करते थे बच्चे, है ना। छात्र गुरु के लिए श्रद्धा और विनय रखते हैं। आज के टाइम में तो अगर टीचर क्लास में जाए तो बच्चे खड़े होने के लिए सोचते हैं खड़े होए कि ना होए, है ना। और अगर खड़े हो जाएंगे तो कोई मन से नहीं खड़े होते स्वागत में शिक्षक के। लेकिन उस टाइम क्या रहा करता था, भाई तन मन धन से सेवा करते थे बच्चे अपने टीचर की। गुरु की सेवा करना उनका धर्म भी था। उस टाइम पे एक धर्म था उनका ये। आचार्य को देवता के समान, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, गुरु को देवता के समान मानते थे। गुरु के भी शिष्यों के प्रति कर्तव्य थे और शिष्य भी शिष्यों के प्रति, टीचर भी अपना आत्मसमर्पित रहा करते थे। छात्र और गुरु के संबंध इस प्रकार बहुत ही अच्छे थे, है ना। शिष्य के कर्तव्य क्या रहते थे, जैसे भिक्षा मांगना, मैंने पहले बताया, लकड़ी चुनकर लाना, पशु चराना, पानी भरना, अध्ययन करना, आज्ञा पालन करना अपने गुरु की। और गुरु के कर्तव्य क्या रहते थे, उनके लिए अध्यापन सामग्री एकत्रित करना, छात्रों को वस्त्र देना, भोजन आदि की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधाएं देना, ये सभी टीचर के उस टाइम पे कर्तव्य रहा करते थे। तो इस तरीके से अच्छे संबंध रहा करते थे गुरु शिष्य के बीच। नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं हम लोग, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। अगर बात करें यहाँ पे उद्देश्यों की, तो उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन। उद्देश्य क्या रहता है कि भाई फिजिकली सब लोग बढ़िया स्ट्रॉन्ग फिट फाट रहे हैं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ उनका मानना था भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यही कारण है कि तत्कालीन गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चे स्ट्रांग रहें, ये रहता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह से उठना,
दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर व्यायाम करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाता था। आज के टाइम में तो बच्चे 8 बजे तो सो के उठते, 8 बजे के स्कूल है तो पौने 8 पे 7 बजे तो सो के उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाना, मतलब डेली रूटीन जो आपका खाना करना, नाश्ता करना, मुंह धोना, हाथ में व्यायाम करना, फिर सादा भोजन करना, सात्विक जिसको हम लोग बोलते हैं, मांस मंद्रा आदि का सेवन न करना, वासना से दूर रहना, उचित आचार विचार की ओर उन्मुख रहना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब ना करना। ये सभी भाई इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का ये क्या रहा, उद्देश्य रहा। उद्देश्य दूसरा देखें अगर हम, क्या रहा, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन। कुछ सामाजिक आपके कर्तव्य हैं भाई, आप एक नागरिक हो तो आपका अपने राष्ट्र के प्रति, और आप एक इंसान हो तो आपका समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, तो उन्हें भी आप कैसे निभा पा रहे हो इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। तो बात करें राष्ट्रीयता की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें आप, ये सब यही कारण है कि वैदिक कालीन शिक्षा शिष्यों को समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था। साथ ही उनके पालन के लिए भाई जो आपके कर्तव्य हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति या फिर आपके समाज के प्रति, उनका पालन करना सिखाया जाता था। उसके लिए मतलब बच्चों को ट्रेंड किया जाता था कि वो अपने समाज में भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाल पाएँ, समायोजन कर पाएँ, सभी का सम्मान कर पाएँ। गंदी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए भ्रष्टाचार हुआ आपका, या फिर हुआ आतंकवाद हुआ, या फिर कह सकते हैं हम लोग क्या, जो वर्तमान शिक्षा में व्याप्त है, कई शिक्षित लोग इस तरीके की मतलब घटनाओं को क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं शिक्षित होने के बावजूद भी। तो यही शिक्षा का मतलब यही चीज़ें शिक्षा में उस टाइम पे सम्मिलित थी कि भाई बच्चा जो रहे वो समाज में एक अहम भूमिका निभा पाए, किसी के लिए एक क्या बन पाए, एक दर्पण बन पाए, ना कि वो खुद ही कोई आतंकवादी गतिविधियों में या कोई गंदी संगतों में फंसकर समाज को दूषित करे। इस तरीके की चीज़ें शिक्षा के माध्यम से दी जाती थी। मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये रहा करता था कि भाई अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, ताकि समाज में गंदगी, गंदे अवांछनीय तत्व ना फैले, है ना। नेक्स्ट चीज देखते हैं, संस्कृति का संरक्षण। अपनी इंडियन कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका भी संरक्षण होता रहे, वो भी जैसी है वैसी ही बनी रहे, उसमें भी कोई अवांछनीय तत्व प्रवेश ना कर पाए। ये भी शिक्षा का उस टाइम पे उद्देश्य रहा करता था। बात करें हम इस पॉइंट के अंतर्गत, तो वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति संरक्षण था, संस्कृति का विकास एवं हस्तांतरण। जैसे मान लीजिए जिनके पूर्वज जैसे थे, तो वो उनकी कल्चर को उनके बच्चे भी समझें कि भाई ये हमारे कर्तव्य है अपने पिता के प्रति, कि हमें अपने पिता की सम्मान करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जैसे आप देख रहे हो आजकल शिक्षित होकर भी कितने पढ़ लिख कर बच्चे सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर गए, लेकिन उनके माता पिता कहाँ पे डले हैं भाई, उनके माता पिता वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये क्या है भाई, कोई शिक्षा है ये? तो ये शिक्षा का वर्तमान में दोष है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को, उनकी संस्कृति में इन सब चीज़ों, उनकी जो विद्या है उसमें संस्कृति शब्द का समावेश नहीं है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। या फिर बात करें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, या फिर अगर हम बात करें रेप जैसी घटनाएं मतलब बढ़ती जा रही हैं, स्त्रियों का सम्मान न करना, गंदी भावनाएं रखना, ये सब चीज़ें समाज के अंदर बढ़ती जा रही। तो कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान शिक्षा का ही दोष हम क्यों ना समझें, जो कि आपकी वैदिक कालीन शिक्षा में इस सभी को समावेश किया गया था कि भाई इस तरीके की चीज़ें, घटनाएं ना हो। तो शिक्षा के माध्यम से ये सभी दिया जाता था। तो बात करें अगर हम इस पॉइंट के अंतर्गत कि संस्कृति का संरक्षण, उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति अर्थात रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, मूल्य आदि धर्म प्रधान थे। अपने धर्म के अनुसार आप सब चीज़ों को करिए। आपके धर्म में अगर स्त्री सम्मान लिखा है तो आप धर्म के अनुसार ही स्त्री का सम्मान करेंगे। ये सब सिखाया जाता था शिक्षा के अंतर्गत। स्त्रियों को भी वेदों की शिक्षाएं दी जाती थीं। गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। विद्या अध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, जहाँ पर भी जंगलों में चिंतन मनन और सिद्धि शासन करते थे। आत्म प्राप्ति, मन को शांति देना, अध्यात्म की ओर, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से लगाव, ये सब चीज़ें आपकी वानप्रस्थ आश्रम में आ जाती हैं। तो ये सब शिक्षा का एक अंग थी। शिक्षा का उद्देश्य यही सब रहा करता था, ना कि पढ़ लिख कर एक 20,000 की नौकरी प्राप्त करना। ये शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान में जो बन गया है, ये पहले शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। अब तो शिक्षा का उद्देश्य क्या रह गया, 20,000 की नौकरी प्राप्त करना। तो शिक्षा का उद्देश्य नौकरों का अच्छे नौकरों का निर्माण अब हो गया है ना। पहले क्या रहा था, चरित्र और
नैतिक विकास, नैतिकता होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। कोई कुएं में गिर रहा तो उसे एक धक्का न देने की बजाय उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो नैतिक विकास शिक्षा का उद्देश्य उस टाइम पे रहा करता था, जो कि अब नहीं है। तो बहुत कुछ चीज़ें हमें वैदिक कालीन शिक्षा से सीखनी चाहिए, जो कि वर्तमान शिक्षा में जिसका अभाव है। तो वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण से प्रशिक्षित करना था। आहार विहार, आचार विचार, धर्म आधार, उचित दिशा देने के लिए आदि ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें जीविकोपार्जन, ये सब तो हो गई आपकी मतलब कह सकते हैं हम क्या बोलें, कह सकते हैं हम लोग कि ये तो चरित्र की बात हो गई, धर्म की बात हो गई, नैतिकता की बात हो गई। अब जीविकोपार्जन की शिक्षा भी दी जाती थी उन्हें। ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे क्या पढ़ लिख कर, तो इसका भी प्रावधान था। कला कौशल भी कुछ सिखाए जाते थे उनको। वैदिक कालीन शिक्षा से ज्ञान आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ जीविकोपार्जन, कला कौशल की शिक्षा, छात्रों को स्वावलंबी यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए कला कौशलों का ज्ञान का विकास भी किया जाता था। ब्राह्मणों को कर्मकांड सिखाया जाता, जैसे मैंने आपको बताया, अध्यापन, अध्ययन करना, अध्यात्म की ओर। क्षत्रियों को शासन करना, भाई वो तो राज्य करते हैं, युद्ध कौशल आदि में निपुण करना, वैश्यों को कृषि वगैरह करना और वाणिज्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। और शूद्रों को छोटे मोटे काम सिखाए जाते थे ताकि वो अपना क्या कर पाए, जीवन यापन भी कर पाए शिक्षा अध्ययन करने के बाद, क्योंकि उन्हें अब प्रवेश किस में करना है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो खाएंगे क्या भाई, ये भी तो बात है पढ़ लिख के। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ गुण हैं, क्वालिटीज़ देखिए वैदिक कालीन शिक्षा की क्या है। तो गुण की अगर हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा के, चलिए देखते हैं हम लोग। वैदिक कालीन शिक्षा फ्री थी, सबसे बड़ी अच्छाई क्या थी, फ्री थी। और शिष्यों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। आज के टाइम में तो अगर फीस नहीं दो तो टीचर भगा देते हैं बच्चे को कि जाओ तुम यहाँ से, अब तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वस्त्र, आवास, भोजन आदि सब निःशुल्क मिलता था। ये सबसे बड़ी अच्छाई थी वैदिक कालीन एजुकेशन की। और ये सब कहाँ मिलता था भाई, कुछ धनाढ़ लोग गिफ्ट दिया करते थे, धन या फिर कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में या फिर कुछ भिक्षा के रूप में दिया जाता था। लेकिन सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, फिर भी कुछ राज्य के द्वारा भी पूर्ति की जाती थी। इस तरीके से सब सिस्टम चलता था। अब आप कहेंगे कि भाई फ्री में सब कुछ मिल रहा तो आता कहाँ से होगा। कुछ अमीर लोग दिया करते थे, धनाढ़ लोग, कुछ भिक्षा मिलती थी, कुछ गुरु दक्षिणा के माध्यम से आ जाया करता था, जिसमें सब कुछ सब चलता रहता था। दूसरी चीज़, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, जैसे मान लीजिए किसी की खेती हो रही है तो भाई अनाज हो रहा तो लोग अनाज लेके आ गया, उसने दे दिया कि लो प्रभु, लो गुरुजी ये हमारी दक्षिणा है, तो भाई अनाज की पूर्ति हुई। इस तरीके से भी कई चीज़ें मैनेज हुआ करते थे। नेक्स्ट चीज़, वैदिक कालीन शिक्षा में उद्देश्य अर्थ व्यापक थे, जैसे कि बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक विकास करना। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ों का विकास करने की बात वैदिक कालीन शिक्षा में की गई। अब तो खाली क्या है कि भाई एक नौकरी के लायक बच्चे को बना दो, ठीक है, भले ही वो बाकी अपनी शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता, चरित्र सबको भूल जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं और क्या गुण थे। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या व्यापक थी। एक किताब को पढ़कर आप जीवन की सभी कलाओं को नहीं सीख सकते हैं। तो एक किताब में ही सब कुछ समाहित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखने के लिए किताब के अतिरिक्त भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चे ने पूरी किताब पढ़ ली लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में रियल हीरो नहीं बन पाया, अपनी भूमिकाओं को नहीं अदा कर पाया। तो शिक्षा का किताब तक ही सीमित नहीं थी। शिक्षा की पाठचर्या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया गया था। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, अनुकरण करना, ये शिक्षण विधियाँ थीं जिससे बहुत प्रभाव पड़ता था। व्याख्यान मेथड, अनुकरण यानी इमिटेशन, नकल करना, गुरु से बहुत सी चीज़ें सीखता था। वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, तर्क करना, विचार विमर्श करना, चिंतन मनन, सिद्धि शासन, ये सब चीज़ें, प्रयोग और अभ्यास करना, नाटकीय चीज़ें, इन सब चीज़ों का समावेश रहा करता था। तो ये भी एक अच्छाई थी कि उस टाइम पे भी ये सब चला करता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य में जीवन अत्यंत संयमित था। आज के टाइम में तो कोई टाइम ही नहीं है, लोग 12 बजे तो सो के उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ये सब तो वो जानते ही नहीं है। चाहे जब पढ़ लिया मोबाइल में लगे हैं, कंप्यूटर में लगे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है आज की शिक्षा व्यवस्था में और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो वैदिक कालीन थी उससे बहुत कुछ सीखने के लिए हमें प्रेरित करती है कि भाई हमें वैदिक कालीन शिक्षा जो हमारी प्राचीन पद्धति थी उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब चीज़ें हमारी वैदिक कालीन शिक्षा में समाहित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई गुरुओं के मध्य और शिष्यों के मध्य स्नेह था,
जो कि आज नहीं है। तो ये भी एक अच्छाई थी उस टाइम की शिक्षा की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुलों का पर्यावरण अति उत्तम था। आज के टाइम में तो भाई कई बार तो जो स्कूल है वो क्या बन गया, एक लड़ाई दंगे का माध्यम बन गया, या फिर हर तरीके की चीज़ें उसमें हो रही हैं। कोई शांत वातावरण नहीं है, कोई शांति नहीं है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति में लगा हुआ है विद्या अर्जन की जगह पर। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो प्राचीन मतलब जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें ये सब नहीं था। शांत वातावरण में, जैसे कि मैंने बताया, कोलाहल से दूर, शोर से दूर, शांत वातावरण में, प्रकृति के वातावरण में शिक्षा दी जाती थी ताकि बच्चे सोच पाएँ, उनका बौद्धिक विकास अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपनयन संस्कार से प्रारंभ होती थी। जैसे मैंने आपको बताया, उपनयन का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप ले जाना। वहाँ से बच्चे की शिक्षा शुरू होती थी और अनुशासित मर्यादित जीवन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हुए समावर्तन संस्कार से पूरी। तो दो चीज़ें और विशेषताएं हैं कि भाई समावर्तन संस्कार से बच्चे की शिक्षा खत्म होती थी और उपनयन संस्कार से शिक्षा शुरू होती थी। ये दोनों विशेषताएं या गुण कह लीजिए आप वैदिक कालीन एजुकेशन की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कुछ दोष भी थे वैदिक कालीन शिक्षा के जिनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि राज्य का नियंत्रण और उत्तरदायित्व नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ भी पढ़ा दिया, कोई भी सब्जेक्ट की अवहेलना कर दी, या फिर कोई भी कुछ भी पढ़ा दिया। कोई एक सिस्टम नहीं था, कोई एक नियम नहीं थे, कोई किसी का कंट्रोल नहीं था। कभी कभी भाई दक्षिणा नहीं मिली तो कैसे सर्वाइव हो पाएगा, मान लीजिए कभी क्या हुआ, दान दक्षिणा किसी ने गिफ्ट नहीं दी तो कैसे सर्वाइव हो पाएगा। तो कोई एक सिस्टम नहीं था, ये एक कमी थी। दूसरी चीज़ कमी क्या थी, भिक्षाटन धनी लोग गुरु दक्षिणा से पूरा किया जाता था, किंतु इन सब का कोई निश्चित समय मात्रा न होने से असमंजस की स्थिति। वही चीज़ है कि किसी का कोई टाइम नहीं है, भिक्षा मिल गई तो चल गया और नहीं मिलेगी तो कैसे चल पाएगा, ये भी एक समस्या रहती थी। वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना अमनोवैज्ञानिक थी। किसी की कोई रुचियों को, अमनोवैज्ञानिक यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान नहीं दिया जाता था, किसी की रुचियों को ध्यान नहीं दिया जाता था, किसी की बौद्धिक क्षमता को, किसी के दृष्टिकोणों को, इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं था जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था में है कि भाई सबको उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी बौद्धिक स्तरता के अनुसार ही शिक्षा दी जाए जैसा कि बच्चा चाहता है। वहाँ पे क्या रहता था भाई, गुरु सर्वे सर्वा रहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई दोष क्या और थे। व्यापक थी किंतु गुरुकुलों की पाठचर्या भी भिन्न भिन्न थी। सभी गुरुकुलों की करिकुलम थोड़ा सा भिन्न था, ये बात कही गई है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा को पाठचर्या अव्यवस्थित थी। वही चीज़ है कि भाई कोई सिस्टमैटिक एक सिलेबस नहीं था, कुछ भी पढ़ा दिया, किसी भी टाइम कुछ भी पढ़ा दिया, इस तरीके की चीज़ें थी। और सभी गुरुकुलों में अलग अलग टाइप की शिक्षा दी, ये चीज़ें थी। नेक्स्ट चीज़ है जो रटन विद्या पर बल देते थे। भाई कंठस्थ करने की ज़्यादा बात करते थे, ठीक है, रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। नेक्स्ट खराबी क्या थी, कमी क्या थी, जिसको हम लोग कहेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की अनुशासन व्यवस्था कठोर थी। भाई कोई बच्चा उठ पा रहा, कोई नहीं उठ पा रहा, कोई कमज़ोर है, कोई वीक है, किसी में कुछ समस्या है, तो अनुशासन बहुत ज़्यादा अत्यंत कठोर था। कभी कभी ये समस्याप्रद भी हो जाता है कि भाई कोई बच्चा कर पा रहा उतनी चीज़ें और कोई नहीं कर पा रहा, तो ये समस्या भी कहीं ना कहीं इसमें से निकल करके आती थी, तो ये भी एक कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की समुचित शिक्षा का। अगर हम बात करें विमेंस एजुकेशन, स्त्री शिक्षा की, तो इसकी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि कंफर्टेबली लड़कियां, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। यूँ तो वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा पर रोक भी नहीं थी, किंतु कुछ विदुषी महिलाएं भी थी किंतु उनकी संख्या अत्यंत न्यून थी। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस्लामिक पीरियड में जो स्त्री शिक्षा है उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया। इसी तरीके से वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया। लेकिन शिक्षा का तरीका मतलब था तो व्यवस्था तो थी, लेकिन बहुत कम ही स्त्रियां हैं जो शिक्षा ग्रहण कर पाती थी उस टाइम पे, ये कमी रही। तो मतलब बात करें हम इसमें, तो इसमें ये निकल कर क्या रहा कि जो विमेंस एजुकेशन थी वो कहीं ना कहीं कम थी, शिक्षित महिलाओं की संख्या कम थी। वैदिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल, धर्म पर ज़्यादा बल दिया जाता था, धर्म को माध्यम बना के शिक्षा दी जाती थी, कर्म कांड ये सब ज़्यादा सिखाया जाता था, तो ये एक कमी थी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार में क्या अंतर।
उपनयन का मतलब जैसे मैंने बताया गुरु के समीप, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा जा रहा सबसे पहले, ठीक है। तो वो हो गया आपका क्या, उपनयन। और बात करें अगर यहाँ पर हम किसकी, समापवर्तन, तो समापवर्तन मतलब समापन, शिक्षा का समापन। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम भी कर लें हम तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, उपनयन संस्कार मौजी बंधन संस्कार भी कहा जाता है। दूसरा नाम सुन लीजिए, मौजी बंधन। इसमें क्या होता है, समापन संस्कार को गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने का, गृहस्थ जीवन में लौटने का संस्कार भी इसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट, उपनयन का शाब्दिक अर्थ जैसे मैंने बताया गुरु के समीप ले जाना, उसी तरीके से समापवर्तन का अर्थ क्या है, घर लौटना। समाप्त कर लिया कोई काम, विद्यार्जन कर ली, अब घर वापसी जाना। उपनयन संस्कार कौन सी एज में होता था भाई, 8 से 12 वर्ष की उम्र में होता था, और समापवर्तन 24 साल में हो जाता था, घर अपने जा सकता है बच्चा समाप्त करके अपनी शिक्षा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, उपनयन संस्कार के समय बालक कोपीन मेखला और दंड धारण करता। कोपीन मेखला कुछ उस टाइम के भाई रहा करते होंगे, कुछ सुसज्जित करने की चीज़ें जो कि बच्चे को पहनाई जाती होंगी उस टाइम उपनयन संस्कार के समय। और समापवर्तन संस्कार के समय गुरु क्या देता था, बच्चे को नए कपड़े पहनाता था, जूता देता था, पगड़ी देता था, अंजन यानी काजल देता था, छाता देता था, ये सब चीज़ों से सुसज्जित करके फिर उसे गृहस्थ जीवन में जाने की आज्ञा देता था। तो ये बात हुई। और कुछ देख लेते हैं, पांचवा पॉइंट देख लेंगे, उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि उपनयन संस्कार हो जाने के बाद जब वो गुरुकुल में रहने लगा तो उसको क्या कहा गया, द्विज कहा गया। और अगर वो पढ़ के फिर अपने भाई घर पहुंच रहा, वापसी जा रहा, तो उसे स्नातक कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, इस संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य से पूछता था, कस्य ब्रह्माणि असि बालक भवता। इस टाइम पे बच्चा अपने टीचर से क्या पूछा था, कस्य ब्रह्माणि असि बालक भवता, अर्थात आपका कहकर गुरु के प्रति समर्पित होता था। आपका कहकर गुरु के प्रति समर्पित होता था। आचार्य बालक को व्रतोपदेश देते थे। व्रतोपदेश मतलब कुछ उनके उपदेश होते थे जो दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें समापवर्तन में क्या हुआ करता था, इस तरीके का समापवर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को मधुपर्क देते थे। मधुपर्क कुछ होता होगा मीठा मीठा कुछ उस टाइम का, तो मधुपर्क देते थे, जैसे वो अपने पर्क टॉफी देते ना आजकल टीचर डे पे, वैसे देते होंगे कुछ, ठीक है। स्नातक छात्र विद्यादान देने का व्रत लेता है, गुरु विद्यार्थी को समापवर्तन उपदेश देते हैं। भाई जाने के बाद जैसे फेयरवेल पार्टी अपने यहाँ होती है अभी आजकल के टाइम पे ना, मॉडर्न टाइम पे, तो ऐसे ही समापवर्तन उपदेश देते थे। सब टीचर्स लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, उनका सेशन कैसा रहा, बच्चे कैसे रहे, बच्चे की उपलब्धियाँ क्या रही, टीचर ने कैसा कैसा मतलब छात्रों से सफ़र उनका रहा, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती थी, जिसको पहले के टाइम पे क्या करते थे, कहते थे समापवर्तन उपदेश कहते थे, है ना, जिसको अभी कहते हैं फेयरवेल पार्टी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज की क्लास का, वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक कालीन शिक्षा में क्या महत्व रहा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा है वो कैसी भिन्न है हमारी आधुनिक शिक्षा से, है ना। इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि भाई प्राचीन काल में हम लोगों ने कैसे कैसे क्या किया और अब क्या हो रहा है। आधुनिक काल में प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व। भाई प्राचीन जो हमारा शिक्षा का माध्यम था, वैदिक कालीन युग था, उसका क्या महत्व है वर्तमान में। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि चीज़ें कितनी, मतलब आजकल बस कुछ नहीं है, एक नौकरी ओरिएंटेड शिक्षा होती जा रही है। सब चरित्र और व्यक्तित्व और बात करें अगर हम नैतिकता की, ये सब तो भूल ही गए हैं बच्चे। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है जिसको हमें वैदिक कालीन शिक्षा से ग्रहण करनी चाहिए। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था परंपरा का आधार समाज ऋण चुकाना है। वही चीज़ है, समाज ऋण चुकाना है। गुरु समाज ऋण चुकाने के लिए अध्यापन करते थे, उनका स्थान सर्वोच्च था, प्रत्येक व्यक्ति गुरुओं का आदर करते थे और उनका समाज में पूजनीय स्थान था, गुरु को पूजनीय स्थान था। प्राचीन काल में उदाहरण हमें वर्तमान शिक्षा को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए सहायक हो सकते हैं कि भाई गुरु को रिस्पेक्ट करो। गुरुर्देवो गुरु ब्रह्म, आपने सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस दोहे को तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर बात करें हम शिक्षा में हमारे जीवन में कुछ सीखने के लिए, तो घर के बाद गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें समाज में क्या करता है भाई, समाज के लायक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो ये बात हुई छात्रों को भी चारित्रिक व शारीरिक विकास का पूरा पूरा ध्यान रखें। छात्रों के देखो इसमें क्या है और चीजें क्या है। नेक्स्ट चीज है आपकी, छात्रों को भी चाहिए कि गुरुओं का उसी प्रकार आदर करे जैसा कि माता पिता का करते हैं। गुरुओं की आज्ञा का पालन का पाठ उन्हें प्राचीन काल की शिक्षा से सीखना चाहिए, है ना। अध्यापकों को प्राचीन काल से गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए। गुरुओं का अनुसरण यानी उनकी जो बातें हैं उनको सीखना चाहिए, अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। चारित्रिक विकास का पूरा पूरा ध्यान रखें। शिक्षित कितने ही हो जाएं, लेकिन हमारी जो प्राचीन धरोहर है, जो प्राचीन हमारे मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कह सकते हैं हमारे जो पूर्वजों से जो हमें धरोहरें मिली है, या फिर जो हमें कह सकते हैं कि भाई चरित्र निर्माण का जो शिक्षा हमें दी गई है उसे हम ना भूलें, भले ही कितने भी शिक्षित हो जाएं, वो एक अलग बात है। जैसे कि बात करें हम, अध्यापक को स्वयं अपना आचरण भी ठीक रखना चाहिए। अब बात दोनों पे लागू होती है कि शिक्षक को ही बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है। अगर टीचर अच्छा बिहेवियर करेगा तो बच्चा उसे देखकर सीखेगा। छात्रों का हृदय अपने गुरुओं की आज्ञा पालन व उनका अनुसरण करने की भावना से जुड़ा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन कालीन, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उससे अपनी वर्तमान शिक्षा में ग्रहण करनी चाहिए। तो ये रहा आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपके लिए यूज़फुल हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कोई इम्पोर्टेंट क्लास। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और अभी तक ना किया है अगर तो, और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।